So hello guys, welcome back again in this video. So इस वीडियो में हम क्लास 10th NCERT बुक का चैप्टर 6 जो कि ट्रायंगल है उसको कंटिन्यू करेंगे. पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.2 को सारे के क्वेश्चन सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 6.2 के. तो अभी उसके आगे हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं. So next concept is about the criteria for the similarity of the triangle. So अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होती है इस कॉन्सेप्ट के अंदर में बताया गया, राइट. सो इसके पहले हमने प्रीवियस सेक्शन में जो एक्सरसाइज 6.2 था उसके पहले हमने दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो उसके लिए दो क्राइटेरिया पढ़ा था, राइट. तो हमने वहाँ पे ट्रायंगल्स के सिमिलर होने के लिए दो क्राइटेरिया था. तो पहला क्राइटेरिया ये था कि देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो या सेम प्रोपोर्शन. तो ये दो कंडीशंस हमने या दो क्राइटेरिया थी फॉर द सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल और इसको हमने लास्ट वाले सेक्शन में पढ़ा था. सो अगर हम उसको और डिटेल में समझें तो सपोज अगर दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, सो दे विल बी कॉल्ड द सिमिलर इफ़ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. सो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, तो ये एंगल ए के कोरस्पॉन्डिंग, ये दोनों ट्रायंगल है ना ABC और DEF. सो ट्रायंगल ABC में जो एंगल A है उसके कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल DEF में एंगल D है एंड B एंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल E है एंड C के कोरस्पॉन्डिंग एंगल C है. तो जो कोरस्पॉन्डिंग जैसे CF के कोरस्पॉन्डिंग है तो यहाँ पे 3 बना दिया गया है, यहाँ पे BE के कोरस्पॉन्डिंग है तो 2 एंगल का सिंबल बना दिया गया है, A और D के कोरस्पॉन्डिंग है तो 1 एंगल का सिंबल बना दिया गया. तो ये पहली कंडीशन हो गई. देन द सेकेंड कंडीशन वॉज गिवन दैट देयर corresponding sides should be in the same ratio या same proportion. सो अगर रेशियो बात करें या प्रोपोर्शन बात करें ये दोनों चीज़ें एक ही होती हैं. तो ये चीज़ आप माइंड में रखना, ओके. सो अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करें तो AB के जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है अगर मैं उसको लाइन से ड्रॉ करूँ तो इसके कोरस्पॉन्डिंग लाइन DE है, AC के कोरस्पॉन्डिंग लाइन जो है वो DF है एंड देन BC के कोरस्पॉन्डिंग जो लाइन है वो EF है, राइट. सो ऐसे मैंने इसको कर दिया. यहाँ पे एक लाइन मतलब ये इसके कोरस्पॉन्डिंग से टू लाइन से देन इट इज AC कोरस्पॉन्डिंग टू DF एंड देन 3 लाइन मतलब इधर ये इसके कोरस्पॉन्डिंग है. तो इनका रेशियोज लोगे तो वो रेशियोज आपस में सेम होंगे या इसी रेशियोज को अब हम प्रोपोर्शन भी बोलते हैं. तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर कहलाते हैं. तो ये कंडीशन हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा था बिफोर द एक्सरसाइज 6.2, ओके. अब आगे हम जो कोरस्पॉन्ड्स का सिंबल होता है, राइट, जो कोरस्पॉन्डिंग बोल रहे हैं कि एंगल A कोरस्पॉन्डिंग टू द एंगल B मतलब एंगल इन अदर ट्रायंगल. सो जो कोरस्पॉन्ड का सिंबल होता है उसका एक मतलब सिम्बोलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हमने देखा था, राइट. तो अगर A D के कोरस्पॉन्डिंग है तो ऐसे ये सिंबल होता है एंड B कोरस्पॉन्ड टू E तो उसका सिंबल ऐसे होता है. तो वो हमने वहाँ पे सिम्बल्स का पढ़ा था. सिम्बोलिकली वी कैन राइट द सिमिलरिटी ऑफ दिस ट्रायंगल. तो हमने कॉन्ग्रुएंस की जो सिम्बल्स था, कॉन्ग्रुएंस का सिंबल ये था, राइट. बट सिमिलरिटी का जो सिंबल होता है ये होता है, ये सिमिलरिटी का है और ये कॉन्ग्रुएंस का है, राइट. ये कॉन्ग्रुएंस का है और ये सिमिलरिटी का सिंबल है. तो ये दोनों में डिफरेंस होता है. तो सिम्बोलिकली दो ट्रायंगल की सिमिलरिटी को हम इस वाले सिंबल से एक्सप्रेस करते हैं एंड वी रीड इट एज ट्रायंगल ABC सिमिलर टू द ट्रायंगल DEF. सो यहाँ पे जो सिंबल है उसका मतलब यही होता है कि इज सिमिलर टू, है ना. तो पहले लगा है ट्रायंगल का सिंबल तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF. तो इस तरीके से हम we will read it out, okay. then the symbol E stand for the is similar to. जैसा कि हमने बताया कि जो इस सिंबल का मतलब होता है उसका मतलब हो गया कि is similar to. so recall that you have used the symbol this for the congruent. तो जब हम ऐसे बोलते थे कि ट्रायंगल मान लो ABC is
कॉन्गोरेंट टू, ये वाला जो सिंबल है वो इज कॉन्गोरेंट टू है, दिस सिंबल मीन्स इज सिमिलर टू, है ना। ट्रेंगल पी क्यू आर, मान लो दो ट्रेंगल थे, दोनों अगर कॉन्गोरेंट हैं एक दूसरे के, सो दिस सिमिलर एंड बी, ये सिंबल्स यूज करते थे एंड बी रीड इट एज ट्रेंगल ए बी सी इज कॉन्गोरेंट टू ट्रेंगल पी क्यू आर। ओके, सो ये हो गया। देन आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या है कि हमने कॉन्ग्रेंसी के केस में पढ़ा था, इट मस्ट बी नोटेड दैट एज डन इन द केस ऑफ कॉन्ग्रेंसी ऑफ द टू ट्रेंगल द सिमिलरिटी ऑफ द टू ट्रेंगल शुड बी एक्सप्रेस्ड सिम्बोलिकली यूजिंग करेक्ट कोरस्पॉन्डिंग ऑफ देयर वर्टिक्स। तो कोरस्पॉन्डेंस मतलब करेक्ट कोरस्पॉन्डेंस उनके वर्टेक्सेस का यूज करके हम यहाँ पे सिमिलरिटी को, दो ट्रेंगल की सिमिलरिटी को रिप्रेजेंट करें। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं कि जैसे अगर ट्रेंगल हम बोलें ए बी सी, है ना, मिनट, अगर हम बोलें कि ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रेंगल, है ना, ट्रेंगल का सिमिलर ट्रेंगल डी ई एफ, राइट, ये इसके सिमिलर, बट हम अगर ये नहीं कह सकते राइट कि ट्रेंगल बी ए सी, वो भी उसका ही मतलब वही हुआ। अगर ए बी सी पढ़ रहे हो, बी सी ए पढ़ रहे हो, सी बी ए पढ़ रहे हो, उसका मतलब तो एक ही ट्रेंगल की बात हो रही। बट ये जो कोरस्पॉन्डिंग होता है ना कि ए डी 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 के कोरस्पॉन्डिंग है, बी ई के कोरस्पॉन्डिंग है एंड देन सी एफ के कोरस्पॉन्डिंग है, दैट कोरस्पॉन्डेंस शुड बी मेंटेन्ड ड्यूरिंग द सिम्बोलिकल एक्सप्रेशन ऑफ द सिमिलरिटी ऑफ द ट्रेंगल, राइट। सो वही कहने का मतलब यहाँ है कि अगर दो ट्रेंगल ए बी सी और डी ई एफ अगर सिमिलर हैं, सो वी कैन नॉट राइट दैट ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रेंगल ई डी एफ। तो उसमें ये हो जाएगा कि ए के इसका मतलब अगर ये सिमिलर है तो मतलब ए के कोरस्पॉन्डिंग डी है, एंगल बी के कोरस्पॉन्डिंग ई है और सी के कोरस्पॉन्डिंग एफ है। बट यहाँ पे क्या मतलब हो जाएगा कि ए ई के कोरस्पॉन्डिंग है, बी डी के कोरस्पॉन्डिंग है और सी एफ के कोरस्पॉन्डिंग है। यहाँ पे इसका मतलब ये निकल के आएगा। तो हम ये जो सीक्वेंस होता है वर्डिंग का ये नहीं चेंज कर सकते हैं, वो कोरस्पॉन्डिंग मतलब जो कोरस्पॉन्डेंस है दोनों ट्रेंगल के वर्टेक्सेस के बीच में, उस कोरस्पॉन्डेंस को मेंटेन करके ही रखना है, उसी सीक्वेंस में ही हमने लिखना है। ये इस पॉइंट पे हमने पहले भी एम्फेसाइज किया हुआ है, राइट, मतलब इस चैप्टर के स्टार्टिंग में। और जो कॉन्ग्रुएंट वाला जो क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 ट्रेंगल है, उसमें भी हमने इस चीज़ पे एम्फेसाइज किया हुआ कि आप जो ये लिखने का जो तरीका होता है वो मैटर करता है इसमें। सो हम अगर ए बी सी और डी ई एफ है तो हम उसको इसी तरीके से लिखेंगे, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते, राइट। वी विल राइट इट ट्रेंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रेंगल डी ई एफ, और यहाँ पे एफ ई डी और ई डी एफ लिखा है तो इस तरीके से हम नहीं लिख सकते। तो वो जो वर्टेक्स एक दूसरे के कोरस्पॉन्डेंस है उसी वर्टेक्स के सीक्वेंस में ही आपको लिखना है। सो ये हो गया। बट ऐसा आप कर सकते हो, जैसे मान लो इसमें ए बी सी था, अब अगर हम बी को पहले ले आ रहे हैं तो बी ए सी कर रहे हैं, तो उसी तरीके से दूसरे में भी ई को पहले लाना पड़ेगा। तो ई को डी के पहले लाओगे तो ई डी एफ हो जाएगा। तो जो भी चेंज करोगे इधर, वो इधर भी चेंज हो जाएगा। ओके, सो ये चीज़ आपको माइंड में रखना कि जो भी मतलब अगर बी को पहले लाए तो यहाँ पे भी बी को पहले लाना पड़ेगा। मतलब बी वाले पोजीशन पे यहाँ पे ई था तो ई को भी डी के पहले लाना पड़ेगा, तो वही यहाँ पे रखा। तो ये चीज़ आई थिंक आपको समझ में आ गया कि हमें जो वर्टिक्सेज होते हैं, वर्टिक्स के कॉरेस्पॉन्डेंस को मेंटेन करके रखना है, उसको करेक्ट वे में रिप्रेजेंट करना है। ओके, सो आगे हम बढ़ते हैं। सो शुड बी ऑलवेज लुक फॉर द equality relation of their corresponding angle and all the equality relation of the ratio of their corresponding side, इतना। सो अब आगे बढ़ते हैं। तो नाउ ये नेचुरल क्वेश्चन है फॉर चेकिंग द सिमिलरिटी ऑफ द टू ट्रेंगल से ए बी सी एंड डी एफ। मान लो दो ट्रेंगल के सिमिलरिटी को चेक करना है तो शुड बी ऑलवेज लुक फॉर द ऑल द इक्वलिटी रिलेशन, मतलब जो दोनों की दोनों कंडीशंस है, राइट, कि पहले कि उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो और उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो या प्रोपोर्शन सेम है। तो क्या ये दोनों कंडीशंस को हमें चेक करना है या एक कंडीशन को चेक करना है, वो यहाँ पे पूछ कर रहा है कि अगर दो ट्रेंगल की सिमिलरिटी को अगर हमें चेक करना है तो क्या इन दोनों कंडीशंस को चेक करना है या एक कंडीशन चेक कर लिए तो दूसरा कंडीशन अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगा, वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो उसको एग्जामिन करने के लिए आगे डिस्कस किया है। सो लाइक क्लास 9th में जो हमने ट्रायंगल वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें भी जो कॉन्ग्रुएंसी के लिए जो क्राइटेरिया थी, है ना, सो
वहाँ पे भी हमने कुछ क्राइटेरियाज पढ़े थे। अगर वो क्राइटेरियाज की बात करें अगर उस क्राइटेरियाज की बात करें तो कॉन्ग्रेंसी में हमने कुछ क्राइटेरिया पढ़े थे। तो जिसमें से एक क्राइटेरिया थी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, देन एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, या एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया, देन ट्रिपल साइड क्राइटेरिया, मतलब साइड 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 क्राइटेरिया, और एक और था राइट एंगल ट्रेंगल हो तो राइट एंगल, देन हाइपोटेनस एंड साइड क्राइटेरिया, राइट। तो ये सब क्राइटेरिया हमने कॉन्ग्रेंसी के केस में पढ़ा था कि अगर तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो तब कॉन्ग्रेंस होंगे, या दो एंगल और एक साइड एक दूसरे के वो हो तब कॉन्ग्रेंस होंगे। तो उसी तरीके से यहाँ भी वही पूछ रहा है कि उसी तरीके से यहाँ भी कुछ क्राइटेरियाज होंगे, है ना, जैसा कि कॉन्ग्रेंसी में था, टू वेरीफाई या टू चेकिंग फॉर द चेकिंग द सिमिलरिटी ऑफ द टू ट्रायंगल। सो आगे वही बोल रहा है। सो लेट अस मेक एन अटेम्प्ट टू अराइव एट सर्टेन क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया को मतलब इस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पे हम आगे कुछ एक्टिविटीज करेंगे, है ना। सो criteria for the similarity of the two triangle involving the relationship between the less number of pair of the corresponding part of the two triangle, है ना। so instead of all the 6 pairs of the corresponding part, तो यहाँ पे 6 पेयर्स हो रहे, राइट, क्योंकि एक पेयर ये हो गया, एक एंगल हो गया, 2 3 और ये 1 4 5, तो 6 पेयर जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट का जो है उसकी जगह पे कुछ अगर मान लो 3 ही क्राइटेरिया अगर इस्टेब्लिश हो करके सिमिलरिटी प्रूफ हो जाए तो वही सब चीज़ें हमें चेक करना, तो उसको हम एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। तो एक्टिविटी 4 में क्या है कि यहाँ पे बोल रहा है, आगे यहाँ पे एक बोल रहा है कि हमें 2 लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करना है, और एक लाइन सेगमेंट है BC और एक EF है। तो दोनों, एक को 3 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ किया और एक को 5 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ किया। देन जो BC वाला लाइन सेगमेंट है, ऑन दैट सेगमेंट B पॉइंट पे हम 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किए एंड C पॉइंट पे 40 डिग्री का एंगल है। एंड देन द अनदर वन लाइन सेगमेंट विद द 5 सेंटीमीटर लेंथ, उस पर भी हम E पॉइंट पे 60 डिग्री एंड F पॉइंट पे 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। और आगे देखेंगे तो उसमें वही बोल रहा है कि रेज BP एंड CQ इंटरसेक्ट ईच अदर एट A। तो पहले वाला जो लाइन सेगमेंट BC वाला था वो एक दूसरे को, मतलब वहाँ से एक रेज निकली BP जो कि 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए गई, और CQ जो था वो 40 डिग्री का एंगल बना रही थी, राइट। ऊपर आप देखोगे तो ये BP था और ये CQ था 40 डिग्री का, और ये एक दूसरे को A पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। सिमिलरली जो E पॉइंट से जो रेज गई ER और F पॉइंट से जो रेज गई FS, वो भी एक दूसरे को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो वो A और D इंटरसेक्शंस पॉइंट्स हो गए दोनों केस में, राइट। यहाँ से फिर हमें 2 ट्रायंगल ABC और DEF मिल जाते हैं। सो हम B और एंगल E वो एक दूसरे के बराबर हैं बाई कंस्ट्रक्शन, और एंगल C और एंगल F एक दूसरे के बराबर हैं, एंड एंगल A एंड एंगल D विल बी इक्वल टू वन अनदर, राइट। सो कि एंगल A और D तो है नहीं, बट इसको जब आप कंस्ट्रक्ट करोगे और आप मेजर करोगे तो वी विल फाइंड दैट B और E, B मतलब ये B 60 डिग्री बनाया है और E को भी 60 डिग्री बनाया था, तो ये तो बाई कंस्ट्रक्शन हो गया। C और F भी एक दूसरे को मतलब इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन, एंड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन व्हेन दोज टू रेज विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट A एंड D, सो उस पॉइंट पे आप मेजर करोगे तो वो एंगल भी आपको इक्वल मिलेगा, राइट। सो कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ दीज 2 ट्रायंगल्स आर इक्वल, राइट। अगर 2 एंगल इक्वल होंगे तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि जो एंगल का सम होता है ना ट्रायंगल में, 3 जो एंगल मान लो A B और एंगल C, इसका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर 2 एंगल सेम है तो तीसरा एंगल भी हमेशा 180 माइनस, अगर ये दोनों सेम है तो C इक्वल टू एंगल 180 माइनस एंगल A माइनस एंगल B होगा। तो A भी अगर सेम है तो दूसरे केस में भी वो सेम है, तो वो एंगल थर्ड वाला एंगल भी सेम ही आएगा, राइट। अगर पहला 2 एंगल किसी ट्रायंगल का सेम है तो थर्ड एंगल भी दूसरे मतलब एक दूसरे के सेम ही होंगे, ओके। सो ये हो गया। देन अगर हम साइड्स को मेजर करें तो क्या होगा, तो ये चीज़ आई थिंक आपको समझ में आ गया, राइट। जो है इसको अगर अभी आगे आता है तो मैं प्रूव भी करके दिखाता हूँ कि अगर 2 ट्रायंगल में 2 एंगल्स सेम है ना, ये मान लो ये एंगल इसके बराबर है
और ये एंगल इसके बराबर है, राइट। यहाँ पे 2 लाइन खींच दिया और यहाँ पे 2 लाइन खींच दिया, तो ये दोनों एंगल बराबर है। तो ये थर्ड वाला जो एंगल है ये इसके बराबर ही होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो वो आप कैलकुलेट करोगे। आप ऐसा करो, 2 ट्रायंगल लो जिसमें एक ट्रायंगल पी क्यू आर लो और एक ए बी सी लो, राइट। और ए को हमने 60 डिग्री रखा है, राइट, और बी को भी हमने 40 डिग्री रखा है। इसी तरीके से यहाँ पे पी एंगल को 60 डिग्री लो और क्यू को भी आप 40 डिग्री ले लो। तो आप देखोगे जो एंगल आर निकालोगे और ये 6 4 10, तो ये 80 डिग्री ही आएगा दोनों। तो वही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे, राइट। अब साइड्स के बारे में बात करें तो जब आप ए बी अपॉन डी का रेशियो लोगे और सी ए अपॉन एफ डी का जो रेशियो निकालोगे, राइट, और बी सी और ई एफ तो हमने पहले ही ड्रॉ किया था 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, तो उसका रेशियो तो हमें पता है 0.6। बट अपॉन द कंस्ट्रक्शन आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग दीज 2 ट्रायंगल्स, इफ़ यू मेजर द ए बी अपॉन डी रेशियो एंड सी ए अपॉन एफ डी रेशियो, यू विल फाइंड आउट इट इक्वल टू 0.6। तो ये चीज़ हो जाएगा और नियरली 0.6 होगा, क्योंकि मेजरमेंट का कुछ एरर भी आपके मेजरमेंट में होगा, राइट। सो हो गया। तो उस तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि ए बी अपॉन डी और बी सी अपॉन ए एफ एंड सी ए अपॉन एफ डी, ये भी कंडीशंस एग्जिस्ट करेगी। अब क्या होगा कि आप यही एक्टिविटी को सेवरल पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स डिफरेंट कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को लेकर के क्रिएट कर सकते हो, और आप पाओगे कि ये दोनों कंडीशंस, ये वाली कंडीशंस जो साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो कंडीशंस सेम ही हो, मतलब वो कंडीशंस सेटिस्फाई करेगी। जो सिमिलरिटी की दोनों कंडीशन, सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स की दोनों कंडीशंस होती हैं वो सेटिस्फाई करेगी। तो इस केस में हमने 60 डिग्री और 40 डिग्री का लिया, बट मान लो आप 35 डिग्री और 55 डिग्री का लेते, राइट, तब भी आप करते। या आप मान लो 60 डिग्री एंड 60 डिग्री भी ले लेते दोनों, तब भी चलता। देन मान लो 20 डिग्री एंड 110 डिग्री ऐसे ले लेते। आप मतलब कोई भी पेयर का एंगल लोगे और किसी भी एंगल के लिए ये जो एक्टिविटी हमने किया आप रिपीट करो, मतलब करोगे और मेजर करोगे, तो आपको यही सेम रिजल्ट ही मिलेगा कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। सो इससे क्या होता है, इससे हमें एक थ्योरम मिलती है, थ्योरम 6.3। तो थ्योरम 6.3 क्या कहता है कि अगर दो ट्रायंगल में अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो या सेम प्रोपोर्शन, राइट। तो अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है ना, तो ये अगर पहली कंडीशन कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, मतलब ये पहली कंडीशन, अगर पहली कंडीशन दो ट्रायंगल में सेटिस्फाई करती है तो दूसरी कंडीशन जो है वो अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगी, राइट, कि कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो या सेम प्रोपोर्शन में होंगे, हेंस द 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो ये थ्योरम 6.3 बोलता है कि अगर कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड इन एनी ट्रायंगल, देन कंडीशन 2 विल बी ऑटोमेटिकली विल गेट सेटिस्फाइड। ओके, सो इस क्राइटेरिया को हम AAA क्राइटेरिया बोलते हैं सिमिलरिटी का, राइट, क्राइटेरिया ऑफ द सिमिलरिटी ऑफ द ट्रू ट्रायंगल। तो AAA मतलब एंगल 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 क्राइटेरियन ऑफ द सिमिलरिटी ऑफ द ट्रू ट्रायंगल, इसको ये बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने दो एंगल को सेम तो बनाया, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम हो गया बाई द एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब एंगल के मतलब ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, तो इसी को हम एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से तो तीसरा एंगल मतलब दो एंगल सेम है तो तीसरा एंगल भी अपने आप सेम हो जाएगा। तो वही हुआ कि अगर दो एंगल मतलब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के सेम हैं तो वो ट्रायंगल सिमिलर कहलाएंगे बाय द AAA क्राइटेरिया ऑफ द सिमिलरिटी ऑफ द ट्रू ट्रायंगल। क्योंकि उस केस में हमने अभी कुछ ऊपर जो एक्टिविटी किया था वहाँ पे पाया था कि उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो ऑटोमेटिकली सेम हो जाता है। तो अगर पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो दूसरा कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड हो जाएगा, ये हमने ऊपर की एक्टिविटी से देखा था। तो वही यहाँ पे थ्योरम 6.3 में लिखा हुआ है, राइट। अब इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे दो ट्रायंगल ABC और DE और F दो ट्रायंगल लिया गया है और इस ये दोनों ट्रायंगल में मतलब ये कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्सेज हैं। तो एंगल A एंगल D के बराबर है, एंगल B एंगल E के बराबर है एंड एंगल C जो है वो एंगल F के बराबर है। तो ये चूँकि हमें ये AAA
क्राइटेरिया फॉर द सिमिलरिटी ऑफ द टू ट्रेंगल, इसको ही प्रूव करना था, राइट। तो तीनों एंगल तो बराबर होंगे, मतलब तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो बराबर होंगे दोनों ट्रेंगल में। सो हम एक ए बी जो है उस पर ए बी के कोरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट कट करते हैं डी पी और डी क्यू, राइट। इस तरीके से, चूँकि ये वाला जो डी ई एफ ट्रेंगल था उसमें जो साइड डी ई है उस पर ए बी के इक्वल टू, ये ए बी वाला जो लेंथ थी उसके इक्वल टू यहाँ पे एक कट लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं, पी को उतने लेंथ के ए बी के लेंथ के बराबर मार्क करते हैं। सिमिलरली जो साइड डी एफ है उस पर भी एक क्यू पॉइंट मार्क करते हैं सच दैट डी क्यू इक्वल टू दिस ए सी, राइट। तो ये ए सी के बराबर हो और ये डी पी जो है वो ए बी के बराबर हो, इस तरीके से कट लेते हैं और पी क्यू को ज्वाइन कर देते हैं। अब ज्वाइन कर देते हैं तो इसमें ट्रेंगल ए बी सी और जो नया ट्रेंगल बना, नया ट्रेंगल क्या बना, नया ट्रेंगल डी पी क्यू है, दोनों ट्रेंगल बना। तो ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल होंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल होंगे? क्योंकि ये साइड और ये साइड मतलब ए बी डी पी के बराबर है और ए सी डी क्यू के बराबर है, उनके बीच का जो एंगल है वो इक्वल है, क्योंकि हमने ऊपर की कंडीशन में क्या पाया था कि एंगल ए एंगल डी के बराबर है। सो ये एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया को यूज करते हुए ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, राइट। तो एस मतलब साइड एंगल साइड, तो एक साइड उसके बीच का एंगल देन अनदर साइड, तो इस क्राइटेरिया को यूज करके दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। फिर अगर आप देखोगे, अगर दो ट्रेंगल मतलब कॉन्ग्रुएंट हैं तो जो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो सेम होंगे। तो एंगल बी एंगल पी के बराबर होगा, क्योंकि अगर दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो एक सीपीसीटी क्राइटेरिया होता है, राइट। सीपीसीटी का मतलब ये होता है कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल वो इक्वल होते हैं। सीपीसीटी क्राइटेरिया का मतलब हो गया कि जो अगर दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो इक्वल होंगे। तो इस हिसाब से जो ए बी होगा डी पी के बराबर होगा, ए सी जो होगा डी क्यू के बराबर होगा, बी सी पी क्यू के बराबर होगा, एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा, बी पी के बराबर होगा, सी क्यू के बराबर होगा। तो उसी क्राइटेरिया को यूज करते हुए कि एंगल बी एंगल पी के बराबर होगा वो लिख दिया। और पी है जो ऑलरेडी ई के बराबर है, राइट। क्यों? क्योंकि पी यहाँ पे आप देखोगे तो बी क्या है, एंगल बी क्या है, एंगल ई के बराबर ऑलरेडी दिया गया, राइट। ये एंगल है, ये एंगल ई के बराबर दिया गया था पहले ही, जो हमारा ऊपर की कंडीशन थी ना वो। और फिर एंगल बी को हमने एंगल पी के बराबर प्रूफ कर दिया, तो पी और ई आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। तो एंगल पी और एंगल ई जो है वो एक दूसरे के अगर बराबर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि पी क्यू ई एफ के पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। वो इस तरीके से आप समझ सकते हो, अगर ये दो पैरेलल लाइन है और ऐसे एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये एंगल जो होता है वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इसी तरीके से पी क्यू और ई एफ अगर दो पैरेलल लाइन है और उसको एक लाइन ये पी ई कट कर रही है तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर एंगल पी एंगल ई के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब यही हुआ कि पी क्यू ई एफ के पैरेलल होगा, राइट, बिकॉज ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, सो ये हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर अब अगर पी क्यू ई एफ के पैरेलल है तो हमने वो पढ़ा था कि थ्योरम 6.1 में कि अगर कोई भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन दो अदर साइड को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो वो दोनों पॉइंट उसी दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो डी पी अपॉन पी जो का रेशियो होगा और डी क्यू अपॉन क्यू एफ का जो रेशियो होगा वो थ्योरम 6.1 को यूज करते हुए बराबर होगा। सिमिलरली जो ए बी अपॉन डी होगा तो डीपी की क्या है, डीपी हमारा जो है ए बी के बराबर ही हमने वो पॉइंट कट किया था, राइट, यहाँ के। तो डीपी की जगह हमने ए बी पुट कर दिया और जो डी क्यू था उसकी जगह पे ए सी पुट कर दिया, तो यहाँ पे ए सी आ गया, राइट। डी क्यू की जगह ए सी आ गया और डी पी की जगह ए बी आ गया बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। ओके, सो ये वाई का आंसर यहाँ पे हो गया। देन अब अगर आप देखोगे तो ए बी अपॉन डी और ए सी अपॉन डी एफ आ गया। और सिमिलरली क्या है कि हम ए बी अपॉन डी और बी सी अपॉन ई एफ इसको भी यहाँ पे
ये ए बी अपॉन डी आ गया और ए सी अपॉन डी एफ आ गया, राइट। अब अगर आप आगे देखोगे कि अगर आप दूसरी साइड ले लो, अभी तो हमने इस साइड पे इंटरसेक्ट किया, मान लो इस साइड पे इंटरसेक्ट कर लेते हैं, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं डी एफ के पैरेलल, उस तरीके से जैसे अभी ये एक्टिविटी किया उसी तरीके से अदर दो साइड को रिपीट करोगे तो आपको ये दूसरी कंडीशन मिल जाएगी। तो जिसमें से एक ए बी अपॉन डी तो रहेगा, दूसरा बी सी अपॉन ई एफ आ जाएगा। तो अभी पहले वाला जब दो सेट का पेयर लिया तो ये कंडीशन मिल गई, ए बी अपॉन डी ए सी अपॉन डी एफ के बराबर है। जब दोबारा एक कंडीशन लोगे, राइट, अदर टू साइड्स लोगे, मान लो अभी हमने यहाँ पे डी और डी एफ को लिया था, अब आप डी और ई एफ को ले लो और ऐसे लाइन को ड्रॉ करो, ऐसे लाइन को ड्रॉ करो, तब आप वो इस चीज़ को रिपीट करोगे तो आपको बी सी अपॉन ई एफ मिल जाएगा, वो इसके बराबर होगा, बी सी अपॉन ई एफ का ये कंडीशन मिल जाएगी। तो ये ए बी अपॉन डी इसके बराबर है, ए बी अपॉन डी इसके भी बराबर है, मतलब तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। तो ये क्या कंडीशन है, ये हमारी सेकंड कंडीशन ऑफ द सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल हो गई है। ओके, सो आई थिंक ये आपको पूरा समझ में आ गया। सो बाकी ये बोल रहा है, आगे रिमार्क में कुछ दिया है तो वो समझते हैं वो क्या दिया गया है। सो रिमार्क में आप देखोगे, इफ़ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द टू एंगल्स ऑफ द अनदर ट्रायंगल, देन बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल देयर थर्ड एंगल विल आल्सो बी इक्वल। तो जो हमने अभी आपको ऊपर समझाया ना कि अगर दो एंगल, एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा एक दूसरे के, राइट। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट, दिस इज बिकॉज ऑफ द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उसी को हम एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं, राइट। सो ये ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया कैन आल्सो बी स्टेटेड एज फॉलोज। तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया को डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ द टू ट्रायंगल बोल सकते हैं, क्योंकि अगर दो एंगल सिमिलर हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली एक दूसरे का इक्वल हो जाएगा। तो उस बेसिस पे हम ये वाली जो क्राइटेरिया होती है इसको डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं दो ट्रायंगल के लिए, राइट। सो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है, इफ़ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द टू एंगल्स ऑफ द अनदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, है ना। और इसको हम डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर द टू ट्रायंगल्स वी विल कॉल इट, ओके। सो ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया ना। अब आगे बढ़ते हैं। You have seen above that if the three angles of a one triangle are respectively equal to the three angles of another triangle, then the corresponding sides are in the same proportion, right। तो एक्टिविटी जो हमने ऊपर किया था उस एक्टिविटी 4 में हमने ये चीज़ को देखा था। व्हाट अबाउट द कन्वर्स ऑफ दिस, तो इस कन्वर्स मतलब किसी चीज़ का उल्टा, तो ये स्टेटमेंट जो है उसका उल्टा भी होता है कि नहीं होता है वो यहाँ पे बोर्ड पूछ रहा है। सो उसके लिए कन्वर्स मतलब होता है, एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी प्लान करेंगे, वो नीचे करें। तो कन्वर्स का मतलब मैं समझाता हूँ। तो क्या पूछना चाह रहा है कि अगर कंडीशन 1 सेटिस्फाई होती है तो इससे कंडीशन सेकंड जो होती है वो ऑटोमेटिकली आ जाती है, राइट। तो अब ये पूछ रहा है कि क्या अगर कंडीशन 2 ही ऑलरेडी है, राइट, कि दो ट्रायंगल के जो साइड्स का रेशियो होता है सेम प्रोपोर्शन में हो, तो क्या उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो सेम होंगे दो ट्रायंगल के लिए। तो वही एक कन्वर्स का मतलब वो यही पूछ रहा है कि क्या इस स्टेटमेंट का कन्वर्स भी ट्रू होता है कि नहीं होता है। तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी इसमें नीचे एक्टिविटी 5 जो है उसको करके देखेंगे, राइट। सो आगे चलते हैं। तो आगे क्या है कि इसमें भी दो ट्रायंगल हमें ए बी सी और डी एफ ड्रॉ करना है। तो पहले ट्रायंगल में ए बी की लेंथ दी गई है 3 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, देन सी ए 8 सेंटीमीटर। सिमिलरली फॉर द अनदर ट्रायंगल दिस डी लेंथ ऑफ डी एंड ई एफ एंड डी एफ ऑल्सो गिवन, है ना। तो उसके बेसिस पे हम निकाल लेंगे। तो आप देखोगे कि ए बी और डी का जो रेशियो निकालोगे और बी सी अपॉन ई एफ का जो रेशियो निकालोगे एंड सी ए अपॉन डी सी एफ अपॉन ई डी का जो रेशियो निकालोगे, राइट, सी एफ अपॉन एफ डी का जो रेशियो निकालोगे, तो ये सारे रेशियो 2/3 ही आएंगे, राइट। तो ये इसका 6 अपॉन 9 लोगे तो ये भी 2/3 आएगा, देन 3 अपॉन 4.5 लोगे तो ये अगर डेसिमल हटाते हो तो यहाँ भी डेसिमल लगा के 0 0 कर दो तो 15 दूना 30, 15 3 45, तो ये भी 2/3 आएगा। देन 8/12 लोगे
तो ये भी 4 दूनी 8, 4 3 12, तो ये भी 2 है। तो दोनों ट्रेंगल के जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो 2/3 2/3 ही आ रहा, राइट। तो ये पहली वाली मतलब जो सेकंड क्राइटेरिया है वो ऑलरेडी उसके हिसाब से ही ट्रेंगल दिया था। हमें ये प्रूव करना है कि जो ये चेक करना है कि जो पहला वाला जो कंडीशंस होता है, पहला कंडीशन कि मतलब एंगल ए एंगल डी के बराबर हो, एंगल बी एंगल एफ के बराबर हो, एंगल सी एंगल एफ के बराबर हो, क्या ये है होगा कि नहीं होगा, तो वो चेक करना है। तो जब आप ऐसा ड्रॉ करोगे, ये अलग अलग आपको सारी लेंथ देगी, राइट। तो आपको अगर ये दोनों ट्रेंगल आपको पता है, तो अगर ऐसे ये दोनों ट्रेंगल को ड्रॉ करते हो, तो ड्रॉ करने के बाद आप देखोगे जब मेजरमेंट लोगे तो एंगल बी जो है वो ये एंगल ई के बराबर हो जाएगा, एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर आएगा, एंड जो एंगल ए है वो एंगल डी के बराबर आएगा, राइट। तो ये आप जब मेजर करोगे तो आप पाओगे कि ये एंगल बराबर है। तो इससे आप ये बोल सकते हो कि अगर उनके किसी भी दो ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है अगर इक्वल है, या उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो प्रोपोर्शन है वो सेम है, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम होंगे। ये यहाँ से आ जाए। तो फिर अभी जो थ्योरम 6.3 हुई, जो हमने एक्टिविटी 4 किया, तो उससे थ्योरम 6.3 आई। जो हमने एक्टिविटी 5 किया तो उससे एक थ्योरम 6.4 ड्रॉ हो करके आई थी। अब वही जैसा कि वहाँ पे था कि आप इस एक्टिविटी को मतलब अलग अलग डायमेंशंस को लेकर के आप फिर से रिपीट कर सकते हो। हर एक्टिविटी में आप पाओगे कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं सेम होंगे। तो जैसे अभी यहाँ पे क्या हुआ कि हम साइड्स आपको ऐसे ही लेना है कि उसका जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए, राइट। तो जैसे अभी सबका रेशियो 2/3 आ रहा था, राइट। अब हम ऐसा भी ले सकते हैं कि सबका रेशियो 4/5 आए। तो 4/5 आए तो ऐसा सब कुछ ले लो, जैसे कि आप ले लो कि 8 सेंटीमीटर ले लो, एंड देन 10 सेंटीमीटर ले लो। एक साइड, एक ट्रायंगल की एक साइड 8 है, दूसरी 10 है। देन आपको ले लेना है 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, राइट। इसका भी रेशियो 4/5 आएगा। देन आपको ले लेना है 16 सेंटीमीटर एंड देन 20 सेंटीमीटर। तो ऐसे ये वाली ऐसे साइड ले करके आप ड्रॉ करो दो ट्रायंगल जैसे ऊपर दिया गया था। तो ऐसा ड्रॉ करने पर आप पाओगे कि फिर से वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल दोनों ट्रायंगल में जो होते हैं वो सेम ही होते हैं, ओके। सो वही बोला कि एक्टिविटी आप रिपीट भी कर सकते हो। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे थ्योरम 6.4 दिया गया। तो थ्योरम 6.4 में क्या दिया गया है कि दो ट्रायंगल अगर उनके साइड्स मतलब साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ दी अनदर ट्रायंगल, तो प्रोपोर्शन हो या सेम रेशियो में हो, वो दोनों चीज़ें एक होती जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। तो उस केस में उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, राइट। तो अगर क्राइटेरिया 1 क्राइटेरिया 2 जो है वो सेटिस्फाइड हो रही है, तो क्राइटेरिया 1 भी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगी। और इसको हम SSS क्राइटेरिया या साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर दी टू ट्रायंगल इसको ये बोलेंगे, राइट। तो पहले हमने AA या AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ा था, और अभी SSS या साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं, ओके। सो दिस थ्योरम कैन बी प्रूव टेकिंग द ट्रू ट्रायंगल। यहाँ भी इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए दो ट्रायंगल ABC और DEF को लिया गया है। इस तरीके से लिया गया है कि जो उनका रेशियो है AB/DE, BC/EF और C/FD वो एक दूसरे के बराबर हों, और ये रेशियो 1 से कम होना चाहिए। 1 से कम इसलिए होना चाहिए, उसका भी एक रीज़न है, अदरवाइज वो ट्रायंगल्स जो है ना अगर ये साइड्स का रेशियो है तो वो ट्रायंगल सिमिलर नहीं रहेंगे, है ना। तो ये एक कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए कि उनका जो रेशियो है वो 1 से कम होना चाहिए। क्योंकि ABD से, क्योंकि तब आप प्रूफ नहीं कर पाओगे। अगर 1 से ज़्यादा भी होगी तो क्या होगा, जैसे आपको ये PQ साइड ड्रॉ करना होता है ना, PQ AB के बराबर ड्रॉ करना होता है। ये DP क्या है, AB के बराबर है। बट मान लो कि DP जो है AB ही बहुत बड़ा है और DE छोटा है। अगर DE AB से छोटा है तो AB के बराबर तो यहाँ पे ड्रॉ ही नहीं कर सकते ना। अगर DE की लेंथ जो है, DE की लेंथ मान लो हम यहाँ पे लेते 2 सेंटीमीटर DE है ना। तो DE मतलब 2 सेंटीमीटर इतना होता, और अब अगर हम AB मान लो हमारा 3 सेंटीमीटर होता। अब हमें ये DE पे ही क्या है, DE पे ही हमें AB में मार्क करना है, बट ये 2 सेंटीमीटर है
2 सेंटीमीटर पे ही 3 सेंटीमीटर की लाइन थोड़ी ना ड्रॉ कर सकते हैं। तो वही वो बोल रहा है कि वहाँ पे ऊपर कि वो प्रूव करने के लिए हमने ये रेशियोज को 1 से लेस लिया है ना, कि वो चूँकि ये प्रूव करने के लिए जो पॉइंट्स लेना है दूसरे ट्रेंगल पे वो ले सकें। तो यहाँ भी वही लिया गया है कि हम 2 पॉइंट P और Q इस तरीके से लिए दूसरे ट्रेंगल के 2 वर्टेक्स पे कि DP इक्वल टू AB है एंड DQ इक्वल टू AC है, और PQ को ज्वाइन कर दिया, राइट। अब ये ज्वाइन कर दिया तो DP अपॉन P और DQ अपॉन QF है, ये दिया गया है। तो DP अपॉन P कैसे होगा, DP अपॉन P एंड DQ अपॉन QF एंड PQ जो है वो EF के पैरेलल है। वो किस लिए है, क्योंकि उसका ये है कि ऊपर जब आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है, AB अपॉन DE दिया गया है और BC अपॉन EF दिया गया है, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, और QF भी होगा, AB अपॉन DE है, ओके। सो AB, सो यहाँ पे ये चीज़ कैसे आई इसको हम प्रूव करते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे DP है तो DP हमने पहले क्या पढ़ा था, हमें जो कंडीशन दी गई है कि AB अपॉन AP अपॉन DE है इक्वल टू AC अपॉन क्या है DF है, राइट। AC अपॉन DF ये चीज़ दिया गया है। अब क्या है कि इसी को जो हमने पिछले भी क्लासेज में पढ़ा था कि इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, राइट, ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं कि DP अपॉन AB एंड डिवाइडेड बाई DF अपॉन क्या है AC। अब दोनों तरफ से 1 1 माइनस कर दे रहे हैं, तो इसको माइनस करेंगे तो DE माइनस AB हो जाएगा डिवाइडेड बाई AB, और यहाँ पे DF माइनस AC डिवाइडेड बाई AC, ओके। सो DE माइनस AB गया, क्या हो गया, DE ये हो गया, DE माइनस AB की जगह क्या है, AB की जगह पे DP लिख सकते हैं, राइट। AB की जगह पे यहाँ पे AB की जगह पे क्या लिख सकते हैं, DE माइनस AB की जगह पे यहाँ ये वाले इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, AB माइनस DP, राइट। और नीचे AC हो जाएगा, नीचे AC नहीं हो जाएगा, नीचे AB हो जाएगा, ओके। आई वॉज हैव रिटन इट रॉन्ग। एंड देन DF माइनस AC है, तो AC की जगह क्या लिख सकते हैं, AC की जगह DQ लिख सकते हो, DQ डिवाइडेड बाई AC, और यहाँ पे भी AB ही रहेगा, ओके। सो नाउ इफ़ यू सी देन DE में से DP चला जाएगा तो क्या बचेगा, PE बचेगा। तो यहाँ पे PE आ गया, PE अपॉन AB आ गया, और DF माइनस DQ है, तो DF में से ये पूरा का पूरा लेंथ में से DQ लेंथ जाएगा तो क्या बचेगा, QF बचेगा। तो QF लिख लिया, QF डिवाइडेड बाई AC लिख दिया। अब इसको फिर से उल्टा कर देते हैं, तो फिर से उल्टा करोगे तो क्या बचेगा, AB अपॉन PE और डिवाइडेड बाई QF अपॉन AC, sorry, AC will go up, right, okay. So it was written wrong, so I will write it again. So AC will go up and QF will come down, right. So QF हो जाएगा P अपॉन QF। अब AB की जगह फिर से DP पुट कर दो, तो यहाँ पे AB की जगह पुट करोगे तो DP अपॉन PE इक्वल टू AC की जगह DQ पुट कर दो, तो AC की जगह पर पुट कर दिया तो DQ अपॉन QF। तो वही चीज़ यहाँ पे प्रूफ हो गया। और जब ये चीज़ प्रूफ हो गया तो और हमारा जो थ्योरम 6.2 था, थ्योरम 6.2 को प्रूव करते हुए अगर ये चीज़ एग्जिस्ट करती है तो मतलब क्या हुआ कि अगर ये 2 पॉइंट जो है या ये लाइन जो है ये दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि PQ EF के पैरेलल होगा, PQ EF के पैरेलल होगा। तो अगर PQ EF के पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल वाली जो क्राइटेरिया है कि एंगल P एंगल E के बराबर होगा और एंगल Q जो है एंगल F के बराबर होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने ये लिख दिया, तो ये क्या हो गया, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ओके। सो अब एंगल ये आ गया। देन अगर आप देखोगे तो DP अपॉन DE एंड DQ अपॉन DF एंड PQ अपॉन EF है ना। ये चीज़ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आगे आप जाओगे तो DP क्या है, DP अपॉन क्या दिया, DP अपॉन DE, राइट। सो DP अपॉन DE,
तब यहाँ पे दो ट्रेंगल ले लिया गया। यहाँ पे ट्रेंगल कौन सा लिया गया, आई विल टेल यू। ट्रेंगल डी पी क्यू है ना, एंड देन ट्रेंगल डी ई एफ, राइट। तो उसको ड्रॉ करोगे तो ऐसे एक ट्रेंगल ये बन गया जिसमें पॉइंट डी कॉमन है दोनों में, राइट। एक पी क्यू बन गया, एंड देन यहाँ पे अगर ड्रॉ करते हो तो ट्रेंगल डी ई एफ। सो हमने क्लियरिटी के लिए ये दोनों ट्रेंगल को अलग अलग ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे एक ही साथ ड्रॉ है, एक के ऊपर एक, तो इसलिए आपको क्लियरिटी नहीं होगी, बट यहाँ पे मैंने अलग अलग ड्रॉ कर दिया। तो ये डी ई एफ हो गया और ये डी पी क्यू ट्रेंगल हो गया। तो डी के तो कोरस्पॉन्डिंग है ये, तो ये एंगल हो गया, और एंगल पी एंगल ई के बराबर है, ये हमने देख लिया, और एंगल क्यू एंगल एफ के बराबर है। तो डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया या जो ट्रिपल ए भी रहता है, राइट। डबल ए है तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑलरेडी वो भी सेटिस्फाई करेगी। तो उस सिमिलरिटी क्राइटेरिया को यूज करते हुए हम लिख सकते हैं। तो अगर वो सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या था कि अगर कोरस्पॉन्डिंग, तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या था कि अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एक ट्रेंगल का एंगल दूसरे ट्रेंगल के एंगल के बराबर है कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो उस केस में हमारा जो क्या कहते हैं, वो दोनों ट्रेंगल सिमिलर होंगे। तो सिमिलर होंगे तो क्या होगा कि उसकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो उसका रेशियो भी इक्वल होगा। तो राइट, अगर उसका मतलब थ्योरम ए जो सिमिलरिटी ट्रिपल ए या डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया में था कि कंडीशन 1 ऑलरेडी गिवन थी, तो उससे हमारी कंडीशन 2 सेटिस्फाई होती है। कंडीशन 1 से कंडीशन 2 जाती थी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो उससे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो भी इक्वल होगा। तो वही क्राइटेरिया को यूज होकर के ये दोनों ट्रेंगल के लिए लिख दिया गया कि डी पी अपॉन डी, डी क्यू अपॉन डी एफ एंड पी क्यू अपॉन ई एफ, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया। सो डी पी अपॉन डी, डी क्यू अपॉन डी एफ और डी पी क्यू अपॉन ये बी सी अपॉन ई एफ लिख दिया गया। बी सी अपॉन ई एफ क्यों लिखा गया, इसका रीज़न ये है क्योंकि जो बी सी आप देखोगे कि ये ऊपर जो हमारा दिया गया है, राइट, एक मिनट, यस, यहाँ पे दिया गया ना कि ए बी अपॉन डी जो है वो बी सी अपॉन ई एफ के बराबर है। वो क्या है, बी सी अपॉन ई एफ के बराबर है। सो इसमें आप देखोगे, सो ये जो लिखा गया है कि डी पी अपॉन डी हो गया एंड डी क्यू अपॉन डी एफ हो गया। सो बी सी अपॉन ई एफ के बराबर ये होगा। सो उस कंडीशन में क्या दिया गया है, वो कंडीशन रुको क्लियरिटी के लिए मैं लिख ही लेता हूँ ना, ए बी अपॉन डी है एंड बी सी अपॉन ई एफ है, राइट। सो ए बी अपॉन डी, सो आई विल राइट इट डाउन हेयर, ए बी अपॉन डी, राइट। सो यहाँ पे क्या लिखा गया है, ए बी अपॉन डी और बी सी अपॉन ई एफ, राइट, ऊपर ये कंडीशन दी गई है, राइट। सो ए डी अपॉन डी है तो डी पी क्या है, डी पी की जगह पे हम ए बी लिख सकते हैं, राइट। ये क्या था, ए डी था कि डी था, ए बी था आई थिंक, राइट, ए बी था, ए बी अपॉन डी, राइट। ओके, सो ए बी अपॉन इट इज ए बी, राइट। सो ए बी अपॉन डी था, तो डी पी की जगह क्या है, डी पी की जगह ए बी है, तो ए बी अपॉन डी आ जाएगा ना, तो ए बी अपॉन डी, यही ये चीज़ यहाँ से वही आ जाएगा ना, डी पी की जगह ए बी पुट करोगे तो ए बी अपॉन डी, और ए बी अपॉन डी क्या है, बी सी अपॉन ई एफ के बराबर दिया गया है। तो वही यहाँ पे, यहाँ से ये चीज़ इसके बराबर होगा, और ये इसके बराबर है तो ये इसके भी बराबर होगा आपस में। तो यहाँ पे जब इसको आप कंपेयर करोगे दीज टू थिंग्स, सो यू विल फाइंड दैट यहाँ पे क्या है, बी सी और पी क्यू केवल वही दो चीज़ आ रही है ना अलग अलग, तो वो भी आपस में बराबर ही होने चाहिए, तभी एक इक्वल टू की जो साइन है, इक्वलिटी जो है वो वैलिड होगी, राइट। तो मतलब डी पी अपॉन डी जो है और पी क्यू अपॉन ई एफ के बराबर है, डी पी अपॉन डी जो है बी सी अपॉन ई एफ के बराबर है। तो पी क्यू अपॉन ई एफ जो है, पी क्यू अपॉन ई एफ जो है वो बी सी अपॉन ई एफ के बराबर होगा। सो ई एफ कैंसिल हो जाएगा तो पी क्यू बी सी के बराबर हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो अगर बी सी पी क्यू के बराबर हो गया तो ट्रेंगल ए बी सी और ट्रेंगल डी पी क्यू जो है वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल होंगे। तो ट्रेंगल ए बी सी क्या था, ट्रेंगल ए बी सी यहाँ पे था, राइट, ट्रेंगल ए बी सी हम मार्क कर लेते। तो ट्रेंगल ए बी सी था, और इसी वाले ट्रेंगल पे हम ये ट्रेंगल डी पी क्यू बनाए थे, राइट। यहाँ पे ऐसे करके
P और Q पॉइंट आया था, तो P की DPQ, तो ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर होंगे, चूँकि क्या है कि जो DP था वो AB के बराबर था और AC जो था वो DQ के बराबर था, और हमने जो है BC जो है वो PQ के बराबर यहाँ से प्रूव कर दिया। तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया को यूज करते हुए, राइट, तो ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे तो जो CPCT क्राइटेरिया होता है, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया था कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल वो इक्वल होंगे। तो उस तरीके से अगर आप देखोगे तो एंगल A एंगल D के बराबर होगा, एंगल B एंगल P के बराबर होगा, और एंगल C जो है एंगल Q के बराबर होगा। बट हमने ऊपर ये पढ़ा था कि PE के बराबर है, तो B अगर P के बराबर है और PE के बराबर है तो B E के बराबर होगा, तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया। सिमिलरली C क्या है, Q के बराबर है, और Q क्या है, एंगल F के बराबर है, तो यहाँ पे डायरेक्ट C और F आ गया। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। सो अब आगे कुछ रिमार्क में और भी चीज़ें दी गई हैं, तो वो देखते हैं रिमार्क में क्या है। तो रिमार्क में ये बोल रहा है कि यू मे रिकॉल दैट आइदर ऑफ द टू कंडीशन नेमली 1 एंड 2, हमने दो कंडीशन पढ़ा था, राइट, वन था कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स वाला और दूसरा कोरस्पॉन्डिंग साइड्स वाला, दो चीज़ें पढ़ी थी। आर इन द सेम रेशियो इज नॉट सफिशिएंट फॉर द टू पॉलीगन टू बी सिमिलर, however on the basis of theorem 6.3 6.4 you can say that in the case of the similarity of the two triangle it is not necessary to check the both the condition as one of the condition implies the other। so इसमें क्या बोल रहा है कि जो पहले हमने क्लास के जो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा कि अगर दो पॉलीगन दिया गया है, राइट, पॉलीगन मतलब उसमें 3 साइड भी हो सकते हैं, 4 साइड भी हो सकते हैं, 5 साइड भी हो सकते हैं, 6 साइड भी हो सकते हैं, पॉलीगन मतलब मेनी साइड्स। सो अगर टू पॉलीगन्स की सिमिलरिटी की बात करेंगे तो वहाँ पे दोनों की दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाइड होती थी तभी वो दोनों पॉलीगन्स सिमिलर होते थे। बट इन द केस ऑफ द ट्रेंगल on the basis of the theorem 6.3 and 6.4 we can say that कि दोनों में से केवल एक ही कोई क्राइटेरिया, थ्योरम 6.1 में 6.3 में क्या था, 1 से 2 इम्प्लाई हो जाता था, और थ्योरम 6.4 में क्या था कि 2 दिया हुआ है उससे 1 इम्प्लाई हो जाता था। तो अगर ट्रेंगल का केस है, अगर वो पॉलीगन ट्रेंगल है तो उस केस में केवल एक ही क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई होती है तो वो दोनों ट्रेंगल सिमिलर होंगे, राइट, मतलब वो दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो ये नेसेसरी नहीं है, वही इस चीज़ में बोलना चाह रहा है यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप देखोगे तो आगे क्या दिया गया है कि हमने कॉन्ग्रुएंसी के लिए, अभी हमने ऊपर भी बताया बहुत सारी क्राइटेरिया को, हमने दो ट्रेंगल की कॉन्ग्रुएंसी के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया पढ़े थे। सो यू मे ऑब्जर्व दैट एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया कैन बी कंपेयर्ड विद द ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो जो ट्रिपल एस मतलब साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के सिमिलर है, ये हम बोल सकते हैं। सजेस्ट लुक द सिमिलरिटी ऑफ द क्राइटेरिया कंपेयर टू द एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ऑफ द ट्रेंगल। सो इसके लिए जैसे वहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी, दो ट्रेंगल की कॉन्ग्रुएंसी के लिए साइड एंगल साइड की क्राइटेरिया भी थी, राइट, कि अगर एक ट्रेंगल का एक साइड मतलब दो साइड्स और उसके बीच का एंगल, राइट, ऐसे दो साइड और उसके बीच का एंगल दूसरे ट्रेंगल के दो साइड और उसके बीच का एंगल के बराबर होते हैं तो वो दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये हमने क्लास 9 में पढ़ा था। तो उसी तरीके से क्या मतलब सिमिलरिटी के लिए भी ऐसा एक क्राइटेरिया एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वो हमें देखना है। तो अभी तक हमने ट्रिपल ए क्राइटेरिया और या इसी को डबल ए या ट्रिपल एस क्राइटेरिया, ये तीन चीज़ें हमने पढ़ा इन द केस ऑफ द सिमिलरिटी ऑफ द ट्रेंगल। बट एस क्राइटेरिया एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, उसके लिए हम एक एक्टिविटी 6.1 ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम दो साइड्स लेंगे, एक ट्रेंगल ABC है तो उसमें एक साइड ये लिया और एक एंगल लिया, और दूसरी साइड ये लिया, फिर दूसरे ट्रेंगल की एक साइड उसके बीच का एंगल, दूसरी साइड ये लिया, उसके बेसिस पे हमने एक यही कि ये साइड एंगल और साइड, फिर ये साइड एंगल और साइड, ये दोनों ट्रेंगल के सेम है, राइट, ये 2 मतलब सेम मतलब कि साइड ये इसका रेशियो देखोगे तो 2/3 आएगा, फिर एंगल दोनों का सेम है, एंड देन इसका रेशियो लोगे तो 4/6 आ रहा है, तो ये भी 2/3 है। तो मतलब दो साइड्स, दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और उनके बीच का जो एंगल आ रहा है वो इक्वल है, राइट, तो इसी को हम SAS क्राइटेरिया बोल रहे हैं। तो इस केस में देखते हैं कि ये
ट्रायंगल सिमिलर आता है कि नहीं, वही चीज़ यहाँ पे चेक करना है। सो अभी हमने जैसा कि हमने कंस्ट्रक्शन किया है तो उस हिसाब से देखोगे तो दोनों रेशियो है वो 2/3 है, और एंगल ए जो दोनों के साइड्स के बीच में इंक्लूडेड है, एंगल डी जो कि डी और एफ के बीच में इंक्लूडेड थी। ये चीज़ हमारा कंस्ट्रक्शन से आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू द वन एंगल ऑफ द अनदर ट्रायंगल एंड साइड इंक्लूडिंग द एंगल्स आर इन द सेम रेशियो। तो एक ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल के बराबर है, और इस एंगल को इंक्लूड करने वाला जो साइड्स है, राइट, इस एंगल को ही जो इंक्लूड करता है वही साइड्स है ना। इस एंगल को इंक्लूड करने वाला मतलब ये साइड इस एंगल को इंक्लूड करता है, इसमें ये वाला साइड एक एंगल को इंक्लूड करता है। तो जो इस एंगल को इंक्लूड करने वाले साइड्स का जो रेशियो है वो सेम है, राइट। तो ए बी अपॉन डी का जो रेशियो है वो 2/3, और ए सी अपॉन डी एफ का जो रेशियो है वो 2/3 वही आ रहा है, तो वही बता रहा है। ओके, सो तो वही वो यहाँ तक वो यही बोल रहा है, राइट। नाउ लेट अस एज्यूम दैट बी सी एंड ई एंड एफ, तो ये बाकी एंगल्स का क्या सीन है वो देखते हैं। सो जब आप ये कंस्ट्रक्शन करोगे जो ऊपर कंडीशन दी गई उसके हिसाब से, तो आप पाओगे कि एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। एंड सो उससे ये हो जाता है कि एंगल ए एंगल डी के बराबर है, तो पहले ही दिया है बी और ई। जब आप अभी कंस्ट्रक्शन करने के बाद मेजर करोगे तो आप पाओगे, राइट। तो ये दोनों चीज़ें आप बाद में आपको मिलेगा। सो ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तो मतलब तो उससे ये हो रहा है कि जो है चूँकि अब यहाँ पे जब आप पहला एक एंगल बराबर था और दोनों उसको इंक्लूड करने वाले दोनों साइड्स का रेशियो सेम है, तो जब ऐसा कंस्ट्रक्शन करोगे तो बाकी दो एंगल भी बराबर हो जा रहे हैं। तो उस तरीके से मतलब तीनों एंगल बराबर हो जा रहे हैं दोनों ट्रायंगल के, तो उस केस में हमारा ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया जो होगा वो इन्वोक होगा। और वो ये बोलता है कि यू मे रिपीट दिस एक्टिविटी बाई ड्राइंग सेवलर पेयर ऑफ सच ट्रायंगल। तो आप ऐसे बहुत सारा एंगल, मान लो 60 डिग्री का एंगल लिया और उसको इंक्लूड करने वाले दो साइड्स इस तरीके से लिए कि यहाँ वाली साइड मतलब दूसरा भी ट्रायंगल ऐसे लिया 60 डिग्री वाला, तो ये साइड और इस साइड का रेशियो, इस साइड का रेशियो सेम हो, ऐसा आप मतलब मेनी पेयर्स ऑफ द ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करोगे तो बाद में आपको पाओगे कि ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल जो है इसके बराबर आएगा। तो इससे मतलब क्या हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल में तीनों एंगल्स एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। सो वही चीज़ यहाँ पे वो बता रहा है। तो इस चीज़ को हम थ्योरम 6.5 के थ्रू समझते हैं। तो ये जो एक्टिविटी किया, इस एक्टिविटी से थ्योरम 6.1 6.5 ड्राइव होती है। सो उसके थ्योरम 6.5 क्या स्टेट करती है वो हम देखते हैं। तो थ्योरम 6.5 ये बोलती है कि अगर किसी एक ट्रायंगल में एक एंगल दूसरे ट्रायंगल में एक एंगल के इक्वल है और उस एंगल को इंक्लूड करने वाले जो साइड्स हैं उसका जो रेशियो है आर प्रोपोर्शनल है ना, उस एंगल को इंक्लूड करने वाले साइड्स का रेशियो सेम प्रोपोर्शन में है या इक्वल है, देन दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो इस क्राइटेरिया को हम साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ द टू ट्रायंगल ये बोलेंगे। तो इसको भी प्रूव करने के लिए आगे दिया गया है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या दिया गया है वो देखते हैं। सो एज बिफोर दिस थ्योरम कैन बी प्रूव बाय टेकिंग टू ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ, ऐसे ही लेना है और उसी तरीके से आपको लेना है जैसा कि मैंने बताया कि इस पे आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, मतलब एक पॉइंट लेना पड़ता है डी पी जो कि ए बी के बराबर है। तो जैसे ऊपर मैंने बताया कि वो चीज़ 1 से नीचे होगी तभी वो ड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज पॉइंट पी को आप डी वाले साइड पे ड्रॉ ही नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए 1 वाली क्राइटेरिया दी गई है। सो हम प्रूव करने के लिए अभी ए बी और डी ई का जो रेशियो है वो है और ए सी जो है और डी एफ का जो रेशियो है वो, तो यही चीज़ हमने पढ़ा ना, एंगल को इंक्लूड करने वाले साइड्स का जो रेशियो वो सेम होना चाहिए और वो एक एंगल, राइट। तो एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एक ये हो गया। तो ये हमारा कंडीशन दिया गया है। अब हम डी पी ए बी के बराबर कट कर रहे हैं और डी क्यू जो है वो ए सी के बराबर कट कर रहे हैं, जैसा कि हमने पहले भी कट किया था। अब आगे हम देखते हैं कि क्या दिया गया है। सो आगे यहाँ पे वो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जिससे हमें थोड़ा आसानी हो। तो ये ट्रायंगल ए था, ये एंगल बी था, ये भी सी है। फिर आगे क्या है,
यहाँ पे डी था और ये ई था और ये एफ था और फिर हमने पी और क्यू, जस्ट रिप्रेजेंटेटिव फिगर आई हैव ड्रॉन, नॉट द एग्जैक्ट वन। ओके, सो यहाँ पे पी क्यू ई एफ के पैरेलल है और ट्रेंगल ए बी सी ट्रेंगल डी पी क्यू के कॉन्ग्रुएंस है, ये चीज़ दिया गया है। तो ये क्यों दिया गया है, क्योंकि अब आप देखोगे तो हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है तो उसमें ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है, राइट। यहाँ पे 2 रख देते हैं और ये एंगल के बराबर है। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो आप देखोगे कि ये दोनों ट्रेंगल अगर ए बी सी और डी पी क्यू लेते हो तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया यूज करके क्या होता है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया यूज करके मतलब कि ये कॉन्ग्रुएंस ट्रेंगल हो गए। तो अगर ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंस हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि बी सी पी क्यू के बराबर है, बी सी सी पी सी टी रूल के हिसाब से, राइट, सी पी सी टी रूल के हिसाब से जो है बी सी जो है, आई विल राइट इट क्लियरली, बी सी जो है वो पी क्यू के बराबर है। आई विल डिक्रीज द थिकनेस ऑफ दिस पेन। ओके, डी सी जो है बी सी जो है पी क्यू के बराबर है, एंगल बी जो है एंगल पी के बराबर है और एंगल जो सी है वो एंगल क्यू के बराबर है। ओके, सो फिर आप देखोगे कि अगर बी जो है वो पी के बराबर है तो बी मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर, सी वाला क्यू के बराबर है, राइट। सो ये एंगल इसके बराबर है, सो और बी सी जो है वो बी सी जो है पी क्यू के बराबर है। सो यहाँ पे डायरेक्ट ये दे दिया गया पी क्यू ई एफ के पैरेलल है, बट वो कैसे है तो उसको देखते हैं। तो हमने ये सिमिलरिटी बताया कि ये दोनों एक दूसरे के ट्रेंगल है, ये वाला ट्रेंगल ए बी सी और ट्रेंगल डी पी क्यू, राइट। तो ये तो यहाँ से रख गया, बट क्या है कि हमारी जो ऊपर कंडीशन दी गई ये दी गई है। अब बी सी की जगह पे हम ए बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डी पी लिख सकते हैं। तो डी पी यहाँ पर लिख देते हैं डी पी अपॉन डी, राइट। और ए सी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ए सी की जगह पे ऊपर जो कंस्ट्रक्शन किया है उसकी जगह पे क्या लिखा है, ए सी की जगह पे डी क्यू, तो डी क्यू अपॉन डी एफ, राइट। तो ए क्यू अपॉन डी एफ हो गया। नाउ अब क्या है कि हमें अगर हम ये प्रूव कर दें कि डी पी अपॉन पी ई और डी क्यू अपॉन क्यू एफ है तो थ्योरम 6.2 को इन्वोक करके हम बोल सकते हैं ना कि पी क्यू एफ के पैरेलल है। तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, सो इसमें आपको फिर से वही सब चीज़ें दोहरानी पड़ेंगी। ओके, सो पी लाना है एंड डी पी, राइट। सो फर्स्ट आपको डी ऊपर लेना पड़ेगा और वही माइनस करना पड़ेगा, डी पी, सो डी एफ माइनस डी क्यू, राइट, डी क्यू -1 इधर कर दिया, -1 इधर कर दिया। तो इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे सो डी माइनस डी पी, डी माइनस डी पी है एंड डी पी नीचे क्या आ जाएगा, डी पी आ जाएगा। ये माइनस मतलब यहाँ माइनस कर रहे हैं, ये आप तो ध्यान रखना, राइट। तो यहाँ पे डी एफ माइनस डी क्यू डिवाइडेड बाई डी क्यू, राइट। सो ये हो गया। नाउ इफ़ यू सी सो डी माइनस डी यहाँ पे क्या देखोगे, यहाँ पे आई विल जस्ट राइट इट, यहाँ पे क्या है डी मतलब टोटल लेंथ, उसमें से डी पी की लेंथ चली जाएगी तो क्या बचेगा, पी की लेंथ बचेगी, तो पी लिख दिया ऊपर, राइट। सो पी अपॉन डी पी हो गया एंड देन ऊपर ये डी एफ की टोटल लेंथ में से डी क्यू की लेंथ जाएगी तो क्या बचेगा, क्यू एफ बचेगा, तो क्यू एफ लिख दिया डिवाइडेड बाई नीचे डी क्यू आ जाएगा। अब इसी को फिर से ऊपर लिख देते हैं, तो डी पी अपॉन पी इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। तो इससे क्या ये क्या चीज़ दिखा रहा है, ये चीज़ दिखा रहा है कि डी पी अपॉन पी और डी क्यू अपॉन क्यू एफ है, तो मतलब ये वाली जो साइड है पी क्यू जो है वो ई एफ के पैरेलल होगी यूजिंग द थ्योरम 6.2 थ्योरम को यूज करके ये इसके पैरेलल होगा। और जब ये इसके पैरेलल आ गया है तो एक चीज़ ये हो गया कि ये इसके पैरेलल हो गया, और दूसरा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस क्यों हैं, जो अभी हमने ये बताया था कि SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया को। तो ये दोनों कंडीशन के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि एंगल A एंगल D के बराबर है, तो ये तो ऑलरेडी दिया गया है। एंगल B एंगल P के बराबर है, तो एंगल B एंगल P के बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये CPCT रूल, राइट। तो ये क्या हो गया, CPCT रूल के हिसाब से कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ दी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ दी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल वो इक्वल होते हैं। तो एंगल बी एंगल पी के बराबर होगा और एंगल सी जो है वो एंगल क्यू के बराबर होगा। तो ये भी क्या है, ये भी CPCT रूल के हिसाब से ही हो जाएगा।
सो ये तीनों ट्रेंगल मतलब तीनों एंगल एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग है। तो जो ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया को यूज करके हम ये बोल सकते हैं कि ट्रेंगल ए बी सी और ट्रेंगल डी एफ जो है वो एक दूसरे के सिमिलर हैं। ओके, सो यहाँ पे ये चीज़ें हमने समझ लिया। ओके, हाँ, सो आगे हमारा एग्जाम्पल दिया गया है, तो फटाफट इसमें जो भी एग्जाम्पल्स है लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। सो यहाँ पे क्या दिया गया है कि एंगल पी क्यू और ये पी क्यू और आर एस है ना, पी क्यू और आर एस जो है दो एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये इसके पैरेलल है। हमें ये प्रूव करना है कि पी ओ क्यू और एस ओ आर ये वाला ट्रेंगल एक दूसरे के सिमिलर है, ये हमें प्रूव करना है। सो अगर आप देखोगे सो पी क्यू आर एस के पैरेलल है, तो एंगल पी जो है एंगल एस के बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। ये क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल, तो अल्टरनेट एंगल क्या होता है, ये मान लो दो पैरेलल लाइन है और ये एक दूसरी लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल के बराबर होता है। तो ये एक दूसरे की इंटरसेक्टिंग मतलब अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। तो अल्टरनेट एंगल ट्रेंगल के लिए बराबर होते हैं, इसको क्लास 9th वाले में हमने पढ़ा था। तो एंगल पी एंगल एस के बराबर है, सिमिलरली एंगल क्यू एंगल आर के बराबर होगा, ये एंगल भी अल्टरनेट एंगल ही है, तो ये भी उसकी क्राइटेरिया। तो और ये एंगल इसके बराबर होगा, है ना, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, राइट। तो इसको डायरेक्ट ओ नहीं लिख सकते, तो इसलिए क्योंकि एंगल पी ओ क्यू और एंगल आर ओ एस या एस ओ आर, तो ये एंगल इसके बराबर, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। तो ऐसे अगर मान लो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही, तो ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा, तो उसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो अल्टरनेट एंगल भी बराबर होते हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं, इसको हमने क्लास 9th वाले बुक में पढ़ा था। तो अगर यहाँ से ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया को यूज करते हुए ये दोनों ट्रेंगल जो हैं वो एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, तो ये प्रूव हो जाता है। फिर अब हमें एग्जाम्पल फाइल में हमें एंगल पी को कैलकुलेट करना है, तो एंगल पी इसको कैलकुलेट करना है। तो इसमें क्या है, ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्रेंगल दिया गया, तो इसका और इसका रेशियो, तो पहले तो आप इसका और इसका रेशियो निकालोगे, तो इसका रेशियो क्या आएगा, 8 दूनी 16, तो 1/2 आ जाएगा, राइट। ये 1/2 आएगा, तो बी के कोरस्पॉन्डिंग और ए, और फिर आप ए सी अपॉन आर पी का जो रेशियो निकालोगे, तो वहाँ से भी इसका भी रेशियो आप निकालोगे इन दोनों का, वो भी 1/2 आएगा। तो यहाँ पे जो ए कोरस्पॉन्डिंग है, जो ये एंगल मतलब जो साइड ए है, राइट, साइड ए जो है वो आर के कोरस्पॉन्डिंग है, और जो बी है वो क्यू के कोरस्पॉन्डिंग है ना, और जो सी बचा है वो पी के कोरस्पॉन्डिंग है, राइट। सो वही चीज़ आगे दिखाया भी गया होगा। तो यहाँ पे ए बी सी और आर, एक मिनट, सच सी पी के कोरस्पॉन्डिंग है, तो पी क्यू आर सी बी ए, पी क्यू आर और सी बी ए आएगा, राइट। सो वही मैंने बताया कि जो इसका रेशियो निकालोगे तो 1/2 आएगा, और इसका भी रेशियो निकालोगे तो 1/2 आएगा, और अच्छा उसका भी साइड दिया गया है, ओके यस 6/12 अनदर साइड उसका भी दिया गया, तो उसका भी रेशियो निकालोगे तो 1/, तो इसमें तीनों को जो साइड्स है उसका जो रेशियो है 1/2 है। तो ये क्राइटेरिया यूज करके कि ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो गए, चूँकि वो साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया जो हमने पढ़ा था, किस में पढ़ा था, राइट, थ्योरम 6.4 आई थिंक, राइट, थ्योरम 6.4 में ये क्राइटेरिया पढ़ा था। तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर होंगे, तो ए के कोरस्पॉन्डिंग आर होगा और बी के कोरस्पॉन्डिंग क्यू होगा और सी के कोरस्पॉन्डिंग पी होगा, यही हमने पढ़ा था, राइट। ए बी सी आर क्यू पी के बराबर होगा, वही चलो ना, ए बी सी आर क्यू पी, राइट, ऐसे पढ़ेंगे। तो ए बी सी लिया तो इसे आर क्यू पी ऐसे लेना पड़ेगा, तो उस तरीके से हो गया। तो ए बी सी आर क्यू पी के बराबर होगा, यही चीज़ हमने ऊपर भी देखा था। तो अब दोनों ट्रेंगल अगर सिमिलर हो गए, सो इसमें क्या होगा कि जो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे। तो एंगल सी एंगल पी के आप देख के ही डायरेक्ट ले सकते हो, राइट, कि एंगल सी जो है एंगल पी के बराबर होगा, और एंगल सी जो है वो क्या होगा, एंगल ए माइनस एंगल बी होगा। सो एंगल सी जो है वो एंगल पी के बराबर हो, तो एंगल सी हम निकाल सकते हैं। एंगल पी कैसे निकाल सकते हैं, इसमें दो एंगल दिया गया ना, 80 डिग्री और 60 डिग्री दिया गया है, एंगल ए से 80 डिग्री और एंगल बी
60 डिग्री दिया गया है। तो एंगल सी जो है, एंगल सम प्रॉपर्टी वाला जो रूल कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है ना। तो इस हिसाब से बाकी दो माइनस कर दोगे, जो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी अगर निकालना है तो 180 डिग्री माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी, राइट। ए बी उधर चला जाएगा। तो इस हिसाब से जब ये रखोगे तो एंगल ए 40 डिग्री आएगा, तो इस एंगल सी एंगल पी के बराबर है। तो एंगल पी ही हमें निकालना, तो वहाँ से ये आ गया। फिर अगर हम फिगर मतलब एग्जाम्पल 6 की बात करें तो उसमें भी हमें एक फिगर दिया गया। तो वहाँ पे ओ ए अपॉन ओ बी और ओ सी अपॉन ओ डी ये दिया गया है। हमें ए सी के बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और एंगल बी जो है वो इसके बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। सो इसमें आप देखोगे तो ओ ए बी ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी लिया, तो यहाँ पे ओ सी को इधर ले आए और ओ बी इधर चला गया, राइट। इसके नीचे चला जाए, इधर जाएगा तो ये इसके डिवाइड हो जाएगा, और ओ सी इधर आएगा तो ओ ए के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से लिख दिया। तो ओ ए अपॉन ओ सी, सो ये ओ ए और ओ सी, ओ ए और ओ सी और ओ डी एंड ओ बी ये एक दूसरे के बराबर है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लिया। और ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये एक दूसरे के बराबर है। तो अब ये एंगल और जो उसके बीच का जो साइड्स है, राइट। सो उसके बीच का अगर साइड्स देखें तो एंगल और उस एंगल को इंक्लूड करने वाले साइड का रेशियो, तो इसका इधर का क्या हो जाएगा, ओ ए और ओ बी, है ना। ओ ए और ओ सी, ओ ए और ओ सी का रेशियो, ओ डी और ओ बी का रेशियो ये बराबर है। तो एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, जो कि हमने लास्ट वाली थ्योरम 6.5 में पढ़ा था, तो उसके हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो जाएंगे। तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो ए के कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल आएगा, एंगल सी, वो बराबर होगा। और हाँ, जो डी के कोरस्पॉन्डिंग जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, तो एंगल डी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल बी होगा, वो इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल्स होंगे, राइट। सो ये हो गया। फिर हम आगे एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल 7। तो इसमें ये बोला है कि एक गर्ल जो है वो 90 सेंटीमीटर हाइट की है, वॉक कर रही है फ्रॉम द बेस ऑफ द लैंप पोस्ट एट द स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड। तो ये लड़की है, ये 1.2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ट्रेवल कर रही है, और इसकी हाइट जो है 90 सेंटीमीटर, राइट। और लैंप का जो, इफ़ द लैंप इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, और जो लैंप की जो हाइट दी है वो 3.6 मीटर दी गई है फ्रॉम द ग्राउंड। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकंड। तो अगर वो 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रही है, तो 4 सेकंड जब वो चल लेती है तो उसका जो शैडो है ग्राउंड पे, उसका शैडो की हमें लेंथ को कैलकुलेट करना है। सो ए बी जो है वो लैंप पोस्ट है, वो मान लिया। सी डी जो है वो गर्ल है, वो मान लिया। और 4 सेकंड वॉक करने के बाद फ्रॉम द लैंप पोस्ट, तो लैंप पोस्ट यहाँ पे है 1.2 मीटर पर सेकंड चल रही है, तो 4 सेकंड के बाद जो उसकी जो डिस्टेंस होगी 4 सेकंड के पास वो डी पॉइंट पे पहुँचेगी। पहले यहाँ थी, अब 1.2 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, तो 4 सेकंड बाद वो यहाँ पे डी पॉइंट पे पहुँच गई। तो उस पर डी पॉइंट पे पहुँचने के बाद उसकी जो शैडो है ना, यहाँ लैंप से लाइट आएगी तो लाइट से ये शैडो बनेगी, है ना, यहाँ से परछाई बनेगी। तो उसकी जो परछाई है लड़की की वो डी है, तो हमें यहाँ पे डी को ही कैलकुलेट करना है। ओके, सो अब डी को हम x मान लेते हैं, डी को जो हमें कैलकुलेट करना है x मान लेंगे। अब जो लड़की क्या है, पहले b से थी और b से इस स्पीड से चल रही थी, d पे पहुंची, तो वो 4 सेकेंड पास। तो एक फार्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, राइट। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या थी 1.2, टाइम क्या है 4 सेकेंड, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4.5। तो मतलब 4 सेकेंड बाद वो 4.8 मीटर ऑलरेडी चल चुकी होगी। तो जो बीच का जो लेंथ है ये बी डी जो है, बी डी जो आया वो 4.8 मीटर आएगा, राइट। सो ये हो गया। अब ट्रायंगल ए बी और ट्रायंगल सी डी, यहाँ पे तो क्या है कि एक ही साथ दिखा दिया, राइट। ए बी और सी डी मैं एक साथ ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल ए बी ई है, और फिर एक लड़की वाला जो हो जाएगा ट्रायंगल ये डी, और ये ई,
और ये सी, राइट। सो यहाँ पे है कि एंगल बी और एंगल डी, ये एंगल बराबर होगा, चूँकि लड़की भी मतलब वर्टिकली खड़ी है ना 90 डिग्री पे, ईच ऑफ द 90 बिकॉज ऑफ द लैम्प पोस्ट एज वेल एज द गर्ल आर स्टैंडिंग वर्टिकल टू द, तो ग्राउंड के वर्टिकल है तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। एंड एंगल ई के बराबर ही होगा, चूँकि ये दोनों एंगल सेम ही है। तो ये एंगल, तो दो एंगल अगर सेम हो गए तो ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर होंगे। तो ट्रेंगल ए बी ई और ट्रेंगल सी डी ई सिमिलर होंगे। तो उसका मतलब ये हुआ कि ए बी अपॉन जो सी डी का जो मतलब जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो भी सेम होगा। तो बी का जो रेशियो है वो डी के बराबर होगा, तो बी अपॉन डी ले लिया। सिमिलरली जो ए बी होगा, ए बी ये होगा ना, ए बी अपॉन सी डी हो गया, तो ए बी अपॉन सी डी। सो यहाँ पे b जो है, b क्या बचेगा, b मतलब टोटल लेंथ। तो यहाँ पे लड़की चल गई थी 4.8 मीटर ऑलरेडी चल रही थी, और x है तो इसको दोनों को ऐड करोगे तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 4.8 प्लस x, राइट। क्योंकि लड़की यहाँ पे ये d है, b का मतलब 4.8 हमने कैलकुलेट किया और ये हमने x माना, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या 4.8 प्लस x, और d की वैल्यू ऑलरेडी जो है वो x है तो x हो गया। ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी मतलब लैंप हो गया, राइट। तो वो 3.6 मीटर दिया गया और लड़की की हाइट 0.9 दी गई है, राइट। 90 सेंटीमीटर दी गई, बाकी सब मीटर में। तो 90 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया गया, राइट। तो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना 1 मीटर, राइट। सो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना 1/100 मीटर। और इसी तरीके से 90 सेंटीमीटर इक्वल टू यहाँ पे 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 इंटू 1/100, तो ये मीटर में आ गया। तो 90/100 उसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.9 मीटर आ गया, ओके। सो यहाँ पे वो लिख दिया। अब इसको क्या है, इसको सॉल्व करोगे, सिंपल 1 डिग्री की अलजेब्रिक इक्वेशन है। सो ये इधर गया, सो ये 4 इसको पहले सॉल्व करोगे तो 9 चौक 36, ये 36/9 आ जाएगा। तो 9 ये कटोगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 इधर जाएगा तो 4x हो गया। अब 4x में से x को माइनस कर दिया 3x और इधर 4, तो x, तो लड़की की जो परछाई होगी, शैडो होगी, वो 1.6 मीटर होगी आफ्टर 4 सेकेंड, ओके। सो ये हो गया। अब आगे एग्जाम्पल 8 भी दिया गया है, तो एग्जाम्पल 8 एंड एग्जाम्पल 9, ओके। एग्जाम्पल ओके, सो एग्जाम्पल 8 इज द आई थिंक लास्ट, देन exercise will come, okay। So example 8 is the last, so we will write। so यहाँ पे क्या है कि दो फिगर दिया गया है। so फिगर 6.3 में तो CM और RN जो है वो मीडियंस है दो ट्रेंगल ABC और PQR। तो मीडियन क्या होता है, मीडियम जो है अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट पे डिवाइड करता है। जैसे ये मीडियन ड्रॉ कर रहे हो तो ये QP जो साइड है यही अपोजिट साइड हुआ ना, तो अपोजिट साइड को जिस पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हो मीडियन को, जिस वर्टेक्स से, उसकी अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो मतलब QN इक्वल टू NP हो जाएगा ये। तो ये हो गया, एक प्रॉपर्टी होती है मीडियन की। फिर मीडियम क्या होता है कि ट्रेंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो जो इसका एरिया आएगा और इसका एरिया आएगा वो सेम होगा। एंड इंटरसेक्शन ऑफ द 3 मीडियन आर द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रेंगल। तो अगर तीनों ट्रेंगल, मान लो ये भी एक ड्रॉ करते हैं मीडियन, ये भी एक मीडियन ड्रॉ करते हैं, तो तीनों मीडियन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे, वो ट्रेंगल का सेंट्रॉयड का रहता है, राइट। और मीडियन जो होता है वर्टेक्स को मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, जो कि यहाँ पे ऊपर रहकर मतलब बताया मैंने, तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा है कि जो मीडियन ड्रॉ करेंगे किसी वर्टेक्स से तो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे रखा है। तो CM और RN जो है वो मीडियन है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ट्रेंगल ABC PQR के अच्छा वो मीडियन है और ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर भी हैं। तो हमें कुछ चीज़ें प्रूव करनी है कि ट्रेंगल AMC और ट्रेंगल PNR, ये वाला ट्रेंगल और ये वाला ट्रेंगल वो एक दूसरे के सिमिलर है, वो प्रूव करना है। सो ABC और PQR एक दूसरे के बराबर हैं, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो सेम होंगे, वो हमने ऊपर लिख लिया, ओके। सो ये हो गया। अब AB और PQ, राइट। AB
2am के बराबर होगा, PQ 2an के बराबर होगा, चूँकि CM और RN जो मीडियन है। तो हमने ये बताया कि जैसे AB है, यहाँ पे AB क्या है, AB मतलब AM प्लस MB, राइट। और AM इक्वल टू MB होगा, चूँकि वो मीडियन है, तो वो दो को मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे MB की जगह पे क्या, AM प्लस MB, ओके, AM इक्वल टू MB। तो AM की जगह पे अगर यहाँ पे MB की जगह पे क्या लिख दोगे, MB की जगह AM लिख दोगे तो AM प्लस AM, तो इससे 2AM आ जाएगा, राइट, इससे 2AM आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। सो ये हो गया। अब 2AM अपॉन, तो यहाँ पे CA अपॉन RP, राइट, CA अपॉन RP, चूँकि AB अपॉन PQ इसका रेशियो ले लो। तो यहाँ पे ये AB अपॉन PQ दिया गया है इक्वल टू CA अपॉन RP दिया गया है, राइट। तो AB और PQ की जगह पे हमने 2AM और 2PN रख दिया। तो यहाँ पे इसकी जगह 2AM, वही चीज़ यहाँ पे रख दिया, राइट। तो यहाँ पे AB की जगह 2AM और PQ की जगह पे 2N रख दिया, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आगे क्या बचेगा, AM अपॉन PN इक्वल टू CA अपॉन RP। तो दोनों ट्रेंगल हो गया। अब उसमें ट्रेंगल मतलब एंगल MAC और एंगल NPR ये एक दूसरे के बराबर होंगे। सो एंगल MAC क्या है, एंगल MAC और एंगल NPR। तो एंगल MAC और एंगल NPR मतलब ये एंगल की बात करें, चूँकि देखो ग्लोबल टर्म में बात करोगे, अगर पूरा ट्रेंगल लेते हो तो इसको एंगल A बोल सकते हो, बट अगर इतना ही ट्रेंगल लेते हो तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एंगल MAC, एंगल जो ये वाला एंगल है एंगल NPR इसके बराबर हो जाएगा। तो मतलब उसमें आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, उसको डायरेक्ट अगर एंगल P लोगे तो ये तो पूरे ट्रेंगल की बात कर ले, बट इस ट्रेंगल की बात करो तो आपको स्पेसिफिकली वो मेंशन करना पड़ेगा। तो ये तो इसके बराबर होगा, चूँकि वो यहीं पे दिया गया है ना, कि वो एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग एंगल A और एंगल P ये एक दूसरे के बराबर ही हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ही हैं सिमिलर ट्रेंगल के। सो वो तो ऑलरेडी दिया गया है फ्रॉम टू, मतलब सेकंड कंडीशन से, राइट। सो हमारा जो साइड एंगल साइड की एक एंगल इक्वल हो और उसको इंक्लूड करने वाले दोनों साइड्स का रेशियो सेम हो, तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो उस क्राइटेरिया को यूज करते हुए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो रहे हैं, तो ये इससे प्रूव हो जाता है। फिर अब CM अपॉन RN इक्वल टू CA अपॉन RP है ना। सो यहाँ पे क्या है कि CM और RN, तो CM अपॉन RN ऊपर जो है यहाँ पे लिखा गया है कि CM अपॉन RN, तो CM क्या है, हाँ CM अपॉन RN। सो हाँ वो क्या है कि दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए हैं, है ना, ये अभी हमने प्रूव किया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो यहाँ पे जैसे ये C और M और अपॉन RN है ना, कि जो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो CM अपॉन RN है ना, यहाँ पे CM मतलब C उल्टा काउंट करें तो CM अपॉन RN का जो रेशियो होगा CA अपॉन RP का जो रेशियो होगा ना, यहीं से लिख सकते हो, इससे ये ड्राइव हो रहा है। क्योंकि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होता है। तो वो डायरेक्ट आप ट्रायंगल जो या सिमिलरिटी वाली कंडीशन है वहीं से डायरेक्ट ले सकते हो। तो CM अपॉन RN इक्वल टू CA अगर लिख रहे हो तो उसकी जगह RP आ जाएगा, और CM लिख रहे हो तो उसकी जगह RN आ जाएगा। तो ये लिख दिया। अब CA अपॉन RP और AB अपॉन PQ ये चीज़ हमारा इक्वेशन 1 में दिया गया है। इक्वेशन 1 कौन सा था, इक्वेशन 1 ये है ना, यहाँ पे ये चीज़ दिया गया है CA अपॉन RP अपॉन AB अपॉन PQ। तो अगर वो चीज़ दिया गया है तो अब CA अपॉन RP CM अपॉन RN के बराबर है और CA अपॉन RP AB अपॉन PQ के बराबर है। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि अगर ये इसके बराबर है और यही चीज़ इसके बराबर है तो ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो CM अपॉन RN इक्वल टू AB अपॉन RP, जो कि हमें सेकेंड केस में प्रूव करना था, तो यहाँ से ये आ गया। ओके, फिर थर्ड पार्ट की अगर बात करें तो थर्ड पार्ट में हमें AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR जो हमारा सिमिलरिटी वाली कंडीशन है, पहले जो इक्वेशन में गिवन है कि दो ट्रायंगल ABC और PQR सिमिलर है, तो वहाँ से आ जाएगा, राइट। ABC और PQR यहीं से आ जाएगी कि AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR है ना, ये QR BC और ये AB और ये PQ।
वहाँ से लिख दिया। एंड सी एम अपॉन आर एन एंड बी सी अपॉन क्यू आर इक्वेशन 8 से आ गया। ये ऊपर जो हमारा आया है ना कि सी एम और आर एन ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर है, तो यहाँ से ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर क्या आ गया, तो ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर हो, तब ये इसके बराबर हो जाएगा, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया था। ये इसके बराबर है और ये वाला चीज़ इसके बराबर है, राइट। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया, सी एम अपॉन आर एन इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो सी एम अपॉन आर एन ए बी अपॉन पी क्यू है ना, ये ऊपर जो इक्वेशन 8 से आ गया। अब ए बी की जगह क्या है, ए बी 2bm के बराबर है और पी क्यू क्या है 2q1 के बराबर, क्योंकि मीडियन जो होता है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ए बी की जगह 2bn लिख दिया, इसकी जगह 2q1 लिख दिया, तो सी एम अपॉन आर एन जो है वो bn अपॉन क्यू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा तो bm अपॉन क्यू बचेगा। तो सी एम अपॉन आर एन ये आ गया और bn अपॉन क्यू ये आ गया। तो सी एम अपॉन आर एन बी सी अपॉन क्यू आर, चूँकि सी एम अपॉन आर एन बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर है तो वो था, और बी एम अपॉन क्यू एन है, तो यहाँ से ये आ गया। अब ट्रिपल एस जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया थी उसको यूज करके कि अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल है या कोरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम प्रोपोर्शन में है, तो वो ट्रेंगल, दोनों ट्रेंगल सिमिलर ट्रेंगल होंगे। तो उस क्राइटेरिया को यूज करके ये प्रूव हो गया। सो इसको दूसरे तरीके से भी आप प्रूव कर सकते हो। सो यू ट्राई इट, if you are getting confused somewhere you ask, I will try है ना to tell you। ओके सो आगे हमारा जो एक्सरसाइज 6.3 है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके थैंक यू वेरी मच।